साल के लंबे इंतजार के बाद 28 डेज लेटर और 28 वीक लेटर का तीसरा सीक्वल भी आखिरकार रिलीज हो ही गया है और फिर से घोस्ट माइंड मूवी भी आ गया है आपके साथ इस मूवी के सबसे खतरनाक और रोमांचक पल शेयर करने के लिए। ये एक ऐसी मूवी है जिसका सभी ज़ॉम्बीज़ प्रेमी और प्रेमिकाओं को लंबे समय से इंतजार था। तो हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस एंड गुड डे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव से। यहाँ बच्चे अपनी पसंदीदा फिल्म टेलीटो बर्ड बड़े मजे से देख रहे होते हैं। गांव के लोगों के लिए ये आम बात थी, फिल्म देखना और फिर नहाने का इंतजार करना। लेकिन तभी एक औरत बच्चों को घर में ही रहने का हुक्म देती है, बिना बताए कि बाहर आखिर खतरा क्या है। लेकिन अचानक से बच्चों को बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बच्चे इन आवाजों से डर गए। तभी वायरस से इन्फेक्ट ज़ॉम्बीज़ कमरे के अंदर आने लगते हैं और हमला कर देते हैं। इन्हीं में एक जिमी की माँ भी होती है जो ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ जाती है। जिमी अपनी माँ को देखकर डर जाता है। तभी जिमी की माँ उससे कहती है कि तुम तुरंत यहाँ से अपने पिता के पास चर्च में भाग जाओ। वो किसी तरह बचता हुआ चर्च में अपने पिता के पास पहुंच जाता है जो कि पादरी होते हैं। जिमी रोते हुए अपने पिता से पूछता है कि डैड ये हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि बेटा डरो मत, गॉड सब ठीक कर देंगे। और फिर वो उसे एक क्रॉस देते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ चर्च के शीशे तोड़कर अंदर घुस आते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई भूत प्रेत या ये ज़ॉम्बी वगैरह चर्च इत्यादि या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस से दूर ही रहते हैं। यदि पास आते भी हैं तो जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ में अभी भी शायद ह्यूमन सेंस बाकी है। ज़ॉम्बीज़ को यहाँ देखकर जिम्मी वहीं एक तरफ छुप जाता है और ये सब ज़ॉम्बीज़ मिलकर उसके पिता को मार देते हैं। जिम्मी मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे ये वायरस पूरे इंग्लैंड में फैल जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि इस एरिया को पूरे यूरोप से अलग थलग कर दिया जाता है। जो लोग जिंदा बचते हैं उन्हें या तो ज़ॉम्बीज़ के साथ छुपकर रहना पड़ता है या फिर वो छोटे छोटे आइलैंड्स पर जाकर शरण लेते हैं। अब कहानी 28 साल बाद एक ऐसे ही छोटे द्वीप पर आ जाती है जहां कुछ बचे खुचे इंसान लिमिटेड सोर्सेज के साथ जीवन बिता रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए इन्हें ज़ॉम्बीज़ से भरी बाहरी दुनिया के बीच भी जाना ही पड़ता है। आइलैंड के लोग मानते हैं कि जो भी इस खतरनाक यात्रा पर जाता है वो ही उनका असली हीरो होता है, क्योंकि वही लोग बाहर की दुनिया से इनके लिए खाना, सामान और फिर अन्य जरूरी रिसोर्सेज भी लेकर आते हैं। तो जब भी कोई इस द्वीप से बाहर जाता है तो द्वीप के सभी लोग उसके जिंदा वापस आने के लिए प्रेयर करते हैं। इस बार बाहर जाने का नंबर जिमी का है। जिमी के बेटे का नाम स्पाइक और पत्नी का नाम एला है। एला काफी बीमार थी, लेकिन उसकी बीमारी काफी मिस्टीरियस थी। कोई भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसको दिक्कत क्या है। दरअसल उसकी बीमारी ये थी कि अचानक उसे तेज गुस्सा आता था और वो अपने ऊपर से अपना ही कंट्रोल खो बैठती थी और फिर गुस्से के दौरान जो भी कुछ उसने किया था उसे वो तुरंत ही भूल जाती थी। लेकिन एक बात थी कि वो अपने बेटे स्पाइक पर गुस्सा नहीं करती थी। जेमी अपने बेटे स्पाइक को लेकर बाहर की दुनिया में जाना चाहता, लेकिन जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो जेमी पर काफी गुस्सा होती है कि स्पाइक अभी मात्र 12 साल का है और वो उसको इतनी खतरनाक जगह पर ले जाना चाहता है। वो ऐसा नहीं होने देगा। वहां पर काफी खतरा है, वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लेकिन स्पाइक अपनी मम्मी को शांत कर लेता है। उनसे झूठ बोलता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूं, ना कि पापा के साथ। फिर स्पाइक सैम से मिलता है जो कि इनके परिवार जैसा ही है। वो काफी बूढ़ा होता है और वो स्पाइक से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम वापस जरूर आओगे। इसके बाद स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ निकल पड़ता है इस खतरनाक यात्रा पर। स्पाइक पहली बार इतने खतरनाक मिशन पर जा रहा होता है तो सभी लोग मिलकर उन्हें विश करते हैं। इस आइलैंड के गेट पर पहुंचने के बाद उन्हें चौकीदार बताते हैं कि सबसे खतरनाक बात यह है कि इस द्वीप से बाहर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है और ये सिर्फ तभी दिखाई देता है जब समुद्र के पानी का लेवल कुछ कम हो जाता है और ये लेवल सिर्फ 4 घंटे के लिए कम होता है। यदि
यदि कोई इन सिर्फ 4 घंटों में इस दुनिया के बाहर जाके और फिर वापस आ जाता है इसी रास्ते से, तो ही वो बच सकता है, वरना फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा और बाहर की दुनिया के ज़ॉम्बीज़ उसे मार डालेंगे। ये सब जानने के बाद भी ये लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाहरी दुनिया के जंगल में पहुंचते ही इन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। जेमी स्पाइक को ज़ॉम्बियों की पहली किस्म दिखाता है, एंट्री लेवल ज़ॉम्बी। ये सबसे कमजोर ज़ॉम्बी होते हैं, देखने में सुस्त और मासूम लेकिन उतने ही खतरनाक। जेमी अपने बेटे को कहता है कि बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपना पहला शिकार करो। स्पाइक अपनी जिंदगी का पहला हमला करता है और ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, लेकिन इसके बाद बाकी सब ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ इनके पीछे पड़ जाते हैं। जेमी पूरे आत्मविश्वास से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ का एक छोटा बच्चा उसके सामने आता है। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी उसका बेटा स्पाइक अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहता है कि पापा, इस बच्चे को मत मारो। जेमी उसे देखकर मुस्कुराता है। उसे गर्व होता है कि उसके बेटे में ना सिर्फ लड़ने का जज्बा है बल्कि इंसानियत भी जिंदा है। दोनों आगे बढ़ते हैं। जेमी 30 साल बाद यहाँ आया था। पहले के मुकाबले अब ये जमीन बिल्कुल जंगली, वीरान और डरावनी बन चुकी थी। जेमी स्पाइक को एक पुराने भवन तक ले जाता है। उसे लगता है कि यहाँ शायद कुछ जरूरी सामान या सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन तभी अचानक अंदर से एक चीख सुनाई देती है। जब वो दोनों उस कमरे में जाते हैं तो एक ज़ॉम्बी उन्हें दिखता है। किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ था। वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। जेमी को यकीन हो जाता है कि ये इंसान अब वायरस का शिकार हो चुका है। शायद किसी ने इसे तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया है। वो स्पाइक से कहता है जो करना है वही करो। स्पाइक पहले उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि ये ज़ॉम्बी अब भी इंसान जैसी शक्ल का होता है। उसे मारना उसके लिए आसान नहीं था। तभी वो हमला कर देता है और फिर जेमी के कहने पर स्पाइक उसे मार डालता है। जेमी को और सबूत मिलते हैं। पेड़ों पर जानवरों के कटे हुए सिर। जेमी समझ जाता है कि यह सब काम साधारण ज़ॉम्बीज का नहीं है, बल्कि यह काम है अल्फा ज़ॉम्बीज का। ये बड़े तेज तर्रार और बड़े खतरनाक ज़ॉम्बी होते हैं। अचानक जेमी की नजर पड़ती है। सामने खड़ा है ज़ॉम्बी अल्फाज का एक झुंड। ये हमेशा भूखे रहते हैं और झुंड में शिकार करते हैं। जेमी स्पाइक से कहता है, डरो मत, डटे रहो। अगर तुम ये पार कर गए तो तुम सच्चे योद्धा बन जाओगे। लड़ाई शुरू होती है, तीर चलते हैं, खून बहता है, लेकिन फिर इन दोनों को एक घर दिखाई देता है और ये दोनों तुरंत उस घर की तरफ भाग जाते हैं और कुछ इन्फेक्टेड लोग उनके पीछे पीछे यहाँ भी पहुंच जाते हैं और जेमी वहां पर भी काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। फिर किसी तरह वो दोनों उस घर के अंदर छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। अब जेमी ये कहता है कि आज रात हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बाहर गए तो अल्फा ज़ॉम्बीज हमें खत्म कर डालेंगे। अब दूसरी ओर आइलैंड पर जितने भी लोग थे वो सभी स्पाइक और जेमी का इंतजार कर रहे थे सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन ये दोनों अभी तक वापस नहीं लौट कर आए थे, क्योंकि इधर वो अभी भी उसी घर में छुपे हुए थे। जेमी को लग रहा था कि अल्फा ज़ॉम्बीज अब भी उनके आसपास जरूर होंगे, इसलिए वो स्पाइक को कहता है कि सारी रात हमें यहीं बितानी होगी। तभी स्पाइक की नज़र जंगल में उड़ते हुए धुएं और आग पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछना चाहता है कि ये क्या है, लेकिन जेमी उससे कहता है कि मुझे भी नहीं पता। वो उसे टाल देता है। फिर जब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं तो बाहर एक जानवर का झुंड उस घर के पास से निकलता है, जिसकी वजह से वो पुरानी बिल्डिंग हिलने लगती है। घर काफी पुराना होता है और इसलिए वो टूट कर गिर जाता है। फिर स्पाइक और जेमी तुरंत बाहर भाग आते हैं और इनके बाहर निकलते ही पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। जेमी कहता है कि अब तो हम यहाँ रुक ही नहीं सकते, अब हमें तुरंत वापस घर जाना ही होगा। और उसके सामने समस्या ये थी कि अब पानी का लेवल काफी ऊपर आ चुका होगा या आ रहा होगा। फिर जिमी सोचता है कि पानी शायद अभी घुटनों तक ही होगा, और अगर नहीं भी होगा तो भी मरना तो है ही, यहाँ मरे या वहां मरे।
उनको किसी भी हाल में वो समुद्री रास्ता पार करके अपने घर जाना ही होगा। फिर दोनों भागकर समुद्र तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो रास्ता दिख रहा था। खैर, अब जब वो दोनों सेफली उस रास्ते को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उन्हें लग रहा होता है कि वो अब घर पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी जेमी का डर सच हो जाता है। एक ज़ॉम्बी अल्फा उनका पीछा कर रहा था। उसको भी उनके साथ साथ यहाँ आने का रास्ता मिल गया था। अब ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इन्फेक्टेड पर्सन उनसे ज्यादा तेज था और रास्ते में स्पाइक भी गिर पड़ता है। दोनों के पास अब कोई तीर भी नहीं बचा था, इसलिए वो ज़ॉम्बी से फाइट भी नहीं कर सकते और फिर वो काफी थके हुए भी थे। फिर भी किसी तरह दोनों आइलैंड के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और चिल्लाकर हेल्प मांगते हैं। दरवाजों पर पहरा देने वाले लोग जब ये सब देखते हैं तो वो ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो वहीं खत्म हो जाते हैं। अब इन दोनों की जान बच जाती है, लेकिन एंट्री करने से पहले वो गार्ड इन दोनों की आंखें चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कहीं ये भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए हैं। अब यहाँ स्पाइक के लिए तो ये सब काफी स्पेशल था, क्योंकि उसने पहली बार घर से बाहर कदम रखा था और ये सब किया था। पहली बार में ही उसने अल्फा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को हमला किया था और मार डाला था, इसलिए उसके लिए द्वीप पर एक सेलिब्रेशन किया जाता है। लोग स्पाइक की जीत का जश्न मनाते हैं। जेमी गर्व से ऐलान करता है कि मेरा बेटा अब सच्चा योद्धा बन चुका है। शराब बहती है, गीत गाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही नशा सिर चढ़ता है, स्पाइक देखता है कि उसके पिता उसके साथ रहने के बजाय एक लड़की रोजी के साथ कहीं जा रहे हैं, जो कि यही स्कूल की टीचर है, और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जो कि स्पाइक के लिए काफी शॉकिंग था। स्पाइक जब अपने पिता को किसी और लड़की के साथ देखता है तो वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। फिर स्पाइक सैम से मिलता है और कहता है कि मैं सिर्फ ये देखने आया था कि मेरी माँ कैसी है। सैम कहता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए है, तुम्हें अभी पार्टी में होना चाहिए। तब स्पाइक सैम को बताता है कि मैंने जंगल में एक खुली जगह पर एक आग जलती देखी थी, पर मुझे नहीं पता कि वो आग किसने लगाई थी। सैम कहता है कि जरूर ये आग डॉक्टर इयान कैल्सन नाम के आदमी ने लगाई होगी, क्योंकि वो 30 साल पहले उसका दोस्त था। लेकिन सैम इस बात को नहीं समझ पाता कि डॉक्टर ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, वो अकेला वहाँ क्यों रह रहा है, और उसको तो ये भी आइडिया नहीं था कि वो अब तक जिंदा है। जेमी जब घर वापस आता है तो स्पाइक अपने पिता पर काफी भड़कता है और कहता है कि आप दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताते हो लेकिन मम्मी की परवाह नहीं करते हो। स्पाइक ये भी बोलता है कि आपने डॉक्टर इयान कैल्सन के बारे में भी झूठ कहा, आप उनको जानते थे, हो सकता है कि डॉक्टर मेरी माँ को ठीक कर दे। लेकिन जेमी बोलता है कि वो डॉक्टर है ही नहीं, वो तो एक पागल आदमी है। हमने एक बार उसे देखा था जब वो लाशों को जला रहा था, उसने कंकालों को इकट्ठा कर लिया था और हमने देखा था, हम डर गए थे। लेकिन फिर भी जेमी डॉक्टर कैल्सन से मिलना चाहता था। Do you want Mum to die? इसके लिए अगली सुबह स्पाइक एक चाल चलता है। You gotta go! I can't leave the kids. I'll be on the siren! वो चौकीदारों का ध्यान भटकाने के लिए गोदाम में आग लगा देता है। जैसे ही पहरेदार आग बुझाने दौड़ते हैं, स्पाइक अपनी माँ एला को लेकर चुपके से गेट पार कर जाता है। Yeah. माँ भोलेपन से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और जेमी कहाँ है। काश वो भी इस खूबसूरत नज़ारे को देख पाता। स्पाइक मजबूरी में मुस्कुराता है और बताता है कि वो असल में डॉक्टर कैल्सन की तलाश में निकले हैं। रास्ते में थकान होने पर वो अपनी माँ को पास ही बनी एक बिल्डिंग में आराम करने के लिए ले जाता है। Sitting with you. You know, when it's just the two of you. You wouldn't believe how much. रात में स्पाइक वहाँ पहरा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी अंधेरे में एक ज़ॉम्बी जेमोई उसके सामने आ जाता है, धीरे धीरे रेंगता हुआ, खून की प्यास लिए। स्पाइक समझ नहीं पाता कि ये सब सपना है या हकीकत। तभी उसकी माँ की चीख उसे यकीन दिलाती है कि ये सच है। दरअसल गुस्से और पागलपन में उसकी माँ उस ज़ॉम्बी पर टूट पड़ती है और अगले ही पल वो जमीन पर तड़प रहा होता है। और फिर इसके बाद एला तुरंत ही भूल भी जाती है कि इस ज़ॉम्बी को उसने ही मारा है, यही उसकी बीमारी थी। सीन चेंज होता है। एक पुलिस गश्ती जहाज के डूबने के बाद उसमें कुछ बचे हुए सिपाही इस द्वीप पर आकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उनका सामना होता है ज़ॉम्बी अल्फाज के गिरोह से, भयानक, विशाल और तेज। वो कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को गोली मारकर खत्म कर देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कई सारे सोल्जर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो गए थे और खुद भी ज़ॉम्बीज बन गए थे। भागते भागते वो एक सुरंग में घुस जाते हैं, जो असल में ज़ॉम्बी अल्फाज के सरदार का ठिकाना है।
इसी बीच स्पाइक की माँ आला अपने बेटे के साथ हंसती बतियाती है। The Angel. We drove near here. Walked until we spotted it rising over the... पुरानी यादें ताजा करती है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। स्पाइक का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि माँ की हालत बिगड़ती ही जा रही है। वो अपनी माँ की नाक से खून साफ कर ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे खड़ा हुआ एक खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो तुरंत उसको मार डालता है। अब यहाँ भले ही स्पाइक ने अपनी माँ को तो बचा लिया था, लेकिन उस ज़ॉम्बी की चीख सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी भी वहाँ भाग आते हैं। स्पाइक अपनी माँ को लेकर भागता है और एक पुरानी दुकान में छुप जाता है, जहाँ हर तरफ जहरीली गैस फैलती है। सांस रोके डर छुपाए वो उस गैस की बदबू को सहते हैं। तभी एक गोली चलती है और उसके साथ ही होता है एक जबरदस्त धमाका। आग की लपटों में कई ज़ॉम्बी चिथड़े चिथड़े होकर बिखरते हुए दिखाई देते हैं। धुएं और गंध से झूंझते हुए स्पाइक और उसकी माँ किसी तरह बच निकलते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है आखिरी बचे हुए पुलिसकर्मी एरिक से। एरिक एला को अपनी पीठ पर उठाता है। स्पाइक को पहली बार लगता है कि शायद वो वाकई सुरक्षित है। तभी अचानक एक महिला की चीख सुनाई देती है। स्पाइक और उसकी मां रुक जाते हैं। पास पहुंचते ही वो देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी डिलीवरी पेन के लिए तड़प रही है। एला का दिल पसीज जाता है। वो वायरस के खतरे की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाना चाहती है। लेकिन हालात बिगड़ते हैं और एरिक गोली चला देता है। ज़ॉम्बी औरत वहीं ढेर हो जाती है। एरिक उस नवजात शिशु को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आला चीख पड़ती है। वो कहती है कि नहीं, इस बच्चे को मत मारो, इसकी आंखें बिल्कुल साफ हैं, ये इन्फेक्टेड नहीं है। स्पाइक भी एरिक को रोकता है, लेकिन तभी अंधेरे से एक विशालकाय साया निकलता है। यह था अल्फाज ज़ॉम्बीज का सरदार। उसकी आंखों में आग थी, क्योंकि उसने अपनी मरी हुई पत्नी और नवजात शिशु को देख लिया था। स्पाइक पूरी ताकत से तीर चलाता है, लेकिन उस दैत्याकार ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। उसकी मोटी मोटी लहराती हुई बाजुएं उसके हर हमले को बेकार कर देती हैं। और फिर जैसे ही सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, एक रहस्यमय आदमी प्रकट होता है। उसके हाथ में एक नुकीली सुई जैसा हथियार है। वो दौड़ता है और ज़ॉम्बी के गले में वो दवा लगी सुई चुभो देता है, और वो विशालकाय ज़ॉम्बी धीरे धीरे ढह जाता है। आदमी मुस्कुराता है और कहता है, मैं डॉक्टर कैल्सन हूँ। ये वही कैल्सन है जिसे सब लोग पागल कह रहे थे। ये वही डॉक्टर है जिसे स्पाइक ढूंढ रहा था। डॉक्टर कैल्सन उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहां का दृश्य ऐसा है कि जो किसी को भी हिला दे। चारों तरफ इंसानी कंकालों के ढेर और उनसे बने अजीबो गरीब बिल्डिंग। डॉक्टर कैल्सन कहता है कि मैंने किसी भी लाश को बर्बाद नहीं होने दिया। ये मेरे लिए यादगार है, ताकि दुनिया ना भूले कि महामारी ने हमसे क्या छीना है। दरअसल डॉक्टर कैल्सन जो इस ज़ॉम्बीज की महामारी में मारे जाते हैं, उन सबको रिस्पेक्ट देने के लिए उनको जला देता था और उनकी खोपड़ी निशानी के तौर पर रख लेता था, ताकि लोगों को याद रहे कि हमने कितने लोग यहाँ पर खो दिए हैं। धीरे धीरे एरिक की खोपड़ी भी उन स्मारकों का हिस्सा बन जाती है। तभी स्पाइक डॉक्टर कैल्सन से कहता है कि आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए प्लीज। लेकिन डॉक्टर कैल्सन कहते हैं कि मेरे पास कोई भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी टूल नहीं है, इसलिए मैं बीमारी को डायग्नोस ही नहीं कर सकता, तो ठीक कैसे करूंगा। इसके बाद स्पाइक बोलता है कि रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने एक बेबी को जन्म दिया था और ये बच्चा मेरी माँ अपने साथ लेकर आई है। वो बेबी बिल्कुल हेल्दी था। उसे देखकर डॉक्टर कैल्सन कहते हैं कि इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए दूध की जरूरत होगी, ये पानी वगैरह से नहीं जी पाएगा। डॉक्टर कैल्सन कहते हैं कि इसीलिए इस बच्चे को हर हाल में आइलैंड पर लेकर जाना होगा, ये यहाँ नहीं बच पाएगा। फिर डॉक्टर कैल्सन स्पाइक की माँ को भी चेक करने लगते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी माँ को लास्ट स्टेज कैंसर है और उसके हिसाब से इनके पास अब ज्यादा जीवन नहीं बचा था और इसीलिए उनकी मेमोरी भी लॉस हो रही है। वो कहते हैं कि इसका इलाज वो नहीं कर सकते। स्पाइक का दिल बुरी तरह टूट जाता है। इतनी मुश्किल और परेशानियों से वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पर आया था और यहाँ पर उसे मिला क्या, सिर्फ एक भयानक खबर। हालात कुछ ऐसा हो जाते हैं कि उसकी माँ नहीं चाहती कि स्पाइक ज्यादा देर तक रोए और दुखी रहे। स्पाइक की माँ उसे बताती है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसके साथ ऐसा ही कुछ है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो मर जाए तभी कोई किसी को बताए। फिर स्पाइक की माँ उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
फिर डॉक्टर इयान कैल्सन स्पाइक की मां को अलग जगह पे ले जाता है और फिर उसे बेहोश करके खत्म कर देता है। ये यहाँ पर उसको आसान मौत दी गई थी क्योंकि वो जानते थे कि स्पाइक की मां काफी दर्द में है। और फिर थोड़ी देर बाद वो उसकी मां की खोपड़ी लेकर वापस आता है और वो फिर स्पाइक को देता है और कहता है कि इसे जहां तुम्हें ठीक लगे वहां रख दो। स्पाइक उन सारी खोपड़ियों के पास जाता है और उन सभी खोपड़ियों के सबसे ऊपर अपनी मां की खोपड़ी रख देता है। ये उसकी मां के लिए उसकी हाई रिस्पेक्ट थी। तभी वहां पर वो अल्फा ज़ॉम्बी होश में आ जाता है जिसे पहले बेहोश किया था। फिर स्पाइक और डॉक्टर इयान कैल्सन इन्फेक्टेड पर्सन से बचने के लिए छुप जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन डॉक्टर इयान कैल्सन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक उस ज़ॉम्बी को फिर से बेहोश कर देता है और स्पाइक की वजह से डॉक्टर की जान बच गई। डॉक्टर कैल्सन फिर से स्पाइक से कहता है कि इस बच्चे को साथ लेकर तुम तुरंत आइलैंड चले जाओ, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। और उसके कहने से स्पाइक निकल पड़ता है आइलैंड की तरफ। लेकिन वो अपने घर नहीं जाना चाहता था, वो जंगल के अंदर ही रहना चाहता था। इसलिए वो अपने पिता को एक लास्ट मैसेज लिखता है, पिताजी मैं ठीक हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। डॉक्टर कैल्सन से मैं मिला, वो एक नेक इंसान है और उन्होंने मां को बचाने की पूरी कोशिश की। हमें एक ज़ॉम्बी शिशु मिला जो पूरी तरह से वायरस मुक्त है, कृपया उसका ख्याल रखना। और इसके बाद स्पाइक उस बच्चे को आइलैंड के गेट पर छोड़कर आ जाता है। जब यह बात स्पाइक के पिता जेमी को पता चलती है तो वो तुरंत ही समुद्र की तरफ भागते हैं, लेकिन पानी का लेवल अब तक बढ़ चुका था, वो समुद्र को क्रॉस नहीं कर पाते। उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि अब उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनकी बीवी आयला और उनके बेटे स्पाइक के साथ क्या हुआ है। फिर हम सब स्पाइक को देखते हैं जो जंगल में अकेला बैठा है और अब वो जंगल के अंदर अकेला ही रहने वाला है। तभी एक दिन कुछ ज़ॉम्बीज फिर से वहां आ जाते हैं और स्पाइक उन सभी को मार डालता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे रास्ता बंद मिलता है और तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से एक वही लड़का था जो हमने फिल्म के शुरू में देखा था, जिसके गले में क्रॉस डाला था। जी हाँ, वही जिमी क्रिस्टल। अब उसने यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज हंटर गैंग बना लिया है। तो वो स्पाइक से कहता है कि तुम भी हमारे साथ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। और स्पाइक उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।